हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने सेक्शन 4 डिस्कस करा था जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड था। अब अपना नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करेंगे जो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है। तो इसका बेसिक यही है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अपने को कंपनी के इंटरनल रूल्स बताता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या लिखा है, एओए सेल कंटेन द रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के मैनेजमेंट रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनल रूल्स वगैरह, वो सारा अपना एओए में लिखा हुआ होता है। और इसमें कोई एडिशनल मैटर्स भी होते हैं, हो सकते हैं, जो कंपनी को या मैनेजमेंट को नेसेसरी लगे उनको वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ है एओए के अंदर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बेसिकली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये एक मोर रेस्ट्रिक्टिव प्रोसेस देन एसआर है, यानी एसआर से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव प्रोसेस। एसआर में मेजर ये होता है ना कि मेजरली अपना 75% से ज़्यादा वोट फेवर में आना चाहिए और वोट अगेंस्ट का, वो अपना एसआर का प्रोसीजर होता है। तो एंट्रेंचमेंट में क्या होता है, अपना प्रोविजन एसआर से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव, यानी मोर देन एसआर, एसआर से भी ज़्यादा, यानी आप मान सकते हैं 90% की कंसेंट ऐसा। जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है या तो अपन वो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर एक अपन एओए के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट करने के लिए अगर अपनी प्राइवेट कंपनी है तो अपने को सारे मेंबर का कंसेंट चाहिएगा, और अगर अपनी पब्लिक कंपनी है तो अपने को एसआर से काम चल जाएगा। ठीक है। अब कोई भी न्यू कंपनी है वो एओए एओए के अंदर अपना एंट्रेंचमेंट प्रोविजन प्रिस्क्राइब करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपनी को एक आरओसी को एक नोटिस भेजना पड़ेगा, और वो स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर भेजना पड़ेगा, और MGT 14 जो उसका फॉर्म नंबर है, और विद इन 30 डेज अपने को ये आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा इन केस ऑफ न्यू कंपनी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपना है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये बेसिकली आउटसाइडर्स को हेल्प करता है, उनको बचाता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट में अपन ने ये लिखा था कि पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी कैन नॉट बी एज्यूम्ड दैट हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। यानी जो आउटसाइडर है उसको जरूरी नहीं है उसको सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स का उसको आइडिया हो। आउटसाइडर तो ये एज्यूम करेगा जो उसने आरओसी को, जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट सबमिट करे उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उसके अंदर भी अगर कोई फ्रॉड है, इंटरनली कोई फ्रॉड है, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो उसका आउटसाइडर को नॉलेज होना जरूरी नहीं है, और ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है ऐसी चीज़ों के खिलाफ। अब इसके डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन देखिए। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब देखिए, व्हेन आउटसाइडर हैव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी विद कंपनी देन द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट will no longer be available. In fact, he will also be considered as a part of irregularity. यानी जो आउटसाइडर है उसको पता है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो उसको नज़रअंदाज करता है, वो भोला बन जाता है। तो भोले बनने को, अगर अपन भोले बन जाते हैं तो अपने को डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अपन उसको आउटसाइडर को भी अपन इरेगुलेटरी का पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, और उस पर भी जो चार्ज लग जाएंगे, जो भी वो प्रोसिक्यूशन वगैरह उस पर भी लग सकते हैं। नेक्स्ट अपना बी पॉइंट है नेग्लिजेंस का। अब जो इंसान है वो एक मिनिमम एफर्ट डाल रहा है इरेगुलरिटी को फाइंड करने के लिए, या फिर कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर रहा है, कोई चीज़ उसको दिख रही है कि गलत हो सकती है लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देता है, तो वो चीज़ नेग्लिजेंस में आती है, और उस पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अपना है फोर्जरी। फोर्जरी को आप मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अभी जो रिसेंटली एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है जमुना पार, जो एक सीए शांतनु बंसल से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है, जो उसका सीए शांतनु बंसल का जो बॉस होता है, चेतन, वो चेतन क्या करता है, उसके उसको एक फोर्ज सिग्नेचर करवा देता है, उसके थापड़ सर के साथ वो एक फोर्ज सिग्नेचर करवा देता है बैलेंस शीट पे, और फिर वो दोनों लोग भाग जाते हैं। तो जो किडवाई और शांतनु बंसल का कॉन्टैक्ट है वो एक फोर्जरी का आप अच्छा सा एग्जांपल समझ सकते हैं। फोर्जरी यानी जो फेक सिग्नेचर वगैरह, वही है। डी और ई पॉइंट को आप बेसिकली इग्नोर कर सकते हैं, बस आपको ये एक बार पढ़ लेना, ध्यान रख लेना। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये क्या करते हैं, कंपनी को प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर से, कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये बेसिकली इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एंटेंजमेंट प्रोविजन से रिलेटेड, इसको अपन पढ़ते हैं। यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल along with memorandum at the time of registration of the company in दिसंबर 2014। जो यादव डेयरी लिमिटेड है वो अपना एओआर एमओए रजिस्टर करती, आरओसी को सबमिट कर देती है दिसंबर 2014 को। नाउ डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर व्यू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल रिगार्डिंग द फोरफीचर ऑफ द शेयर शुड नॉट बी
चेंज एक्सेप्ट बाय द रिजोल्यूशन ऑफ 90% ऑफ। अब उसमें एक प्रोविजन डाल देते हैं कि अपना जो शेयर फोर फीचर है वो तभी होगा अगर अपने 90% मेजोरिटी अगर अपने कास्ट में मतलब 90% का अगर कंसेंट मिल जाता है तो ये अपन वो फोर फीचर ऑफ शेयर का प्रोविजन डाल पाएंगे। अब इससे रिलेटेड आप ये वाला जो पोर्शन है इसको पढ़िएगा, ये आंसर है इसका और ये इसी से रिलेटेड है और ये एंटेंजमेंट प्रोविजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना ये इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी आप रीड करिए, बेसिक से क्वेश्चन है, इनको कोई सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर लेंगे। नेक्स्ट अपना एक फॉर्म एंड शेड्यूल नंबर, इससे रिलेटेड कई बार एमसीक्यू देखने मिलता है, तो अपने को इसको याद करने की ट्रिक है। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये पहला ए वाला तो डायरेक्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसका एमओए के अकॉर्डिंग टेबल नंबर ए है वो, ये ऐसे बी सी इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, और एओ है तो आपको ये एक चीज ये ध्यान रखनी है, इसको आपको क्रॉस बना के ध्यान रखना है एओए के लिए, सिंपल सा है, आप इसको खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना है नेम क्लॉज के अंदर ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर है, तो इसका प्रोसीजर ये है, अगर अपन नेम क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करते हैं तब सबसे पहले अपने पर सेक्शन 13 लगेगा, अपने को आरओसी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, फिर अपने को मेंबर की अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग में, और उसमें भी एसआर पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग अपने को एसआर पास करके जनरल मीटिंग हेल्ड करेंगे और उसके अंदर अपने को मेंबर और शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी, फिर अपने को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को देते रहे लेकिन अब आरओसी को देनी है, ये सब अपने को इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 24 में देनी है और उसके साथ अपने को प्रिस्क्राइब फीस भी देनी है। अब एक एक्सेप्शन आया है कि अगर अपन कोई भी कंपनी के आगे अगर अपने को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लगाना है तो अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की अब जरूरत नहीं है। फिर अपने को क्या करना है, आरओसी को नोटिस के अंदर आरओसी को अपने को नोटिस भेजना है, उसके अंदर कॉपी ऑफ एसआर कॉपी ऑफ अप्रूवल चाहिए कि अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑल्टर्ड एमओए की कॉपी भेजनी पड़ेगी। ये सब काम अपने को 15 दिन के अंदर करने हैं और उससे विद इन प्रिस्क्राइब फीस के अंदर 15 दिन के अंदर अपने को एसआर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ऑल्टर्ड एमओए ये अपने को 15 दिन के अंदर देने और विद प्रिस्क्राइब फीस। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आरओसी क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करेगी आरओसी, एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 25 के अंदर। अब कंपनी की ड्यूटी क्या है कि उनको मेंटेन करना है एक तो कंपनी का फॉर्मर नेम और एक न्यू नेम, कहाँ पे, जो उसका रजिस्टर ऑफिस था उसके बाद, और ये सिर्फ ये अपने को 2 साल के लिए कंपनी को मेंटेन करना है। ये आपका नेम क्लॉज का ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं रजिस्टर ऑफिस के ऑल्ट्रेशन के लिए, तो इसके अंदर अपने के 4 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, अगर अपना रजिस्टर ऑफिस विद इन लोकल लिमिट से यानी सेम सिटी टाउन और विलेज के अंदर है तो अपना सेक्शन 12 का प्रोविजन लगेगा, यानी उसका एमओए के ऊपर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा। इसके लिए अपने को बीआर में बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करना है और नोटिस देना आरओसी को, उसके अंदर अपने को बीआर की कॉपी विद इन 30 डेज ऑफ चेंज और इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 22 इफेक्टिव कब होगा, जब आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। सेकंड क्या है, आउटसाइड द लोकल लिमिट बट विद इन द सेम स्टेट, अपने को सेक्शन 12 के अंदर करना ही है, एसआर पास करना पड़ेगा, आरडी की अप्रूवल देनी है, आरडी की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आरओसी अपना सेम स्टेट के अंदर है। फिर आरओसी को एक नोटिस देना है इनकॉर्पोरेशन 22 के अंदर, एसआर की कॉपी भेजनी है और विद इन 30 डेज ऑफ चेंज अपने को ये दोनों काम करने हैं। ये इफेक्टिव कब होगा, जब आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। थर्ड केस अपना है, अब आरओसी एक आरओसी से दूसरे आरओसी पे जा रहे हैं बट वो आरओसी अपने सेम स्टेट पे है तो स्टिल अपना सेक्शन 12 ही लगेगा, सेक्शन 13 नहीं लगेगा क्योंकि एमओए के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा। एसआर पास करना पड़ेगा अपने को, आरडी को अपने को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन 23 के अंदर, और अपने को आरडी से एक अप्रूवल देना पड़ेगा विद इन 30 डेज के अंदर। फिर अपने को आरओसी को एक नोटिस देना उसके अंदर एसआर की कॉपी आरडी की अप्रूवल की कॉपी, ये सब अपने को 60 डेज के अंदर करना है दोनों काम, एसआर की कॉपी और आरडी की अप्रूवल। ये इफेक्टिव कब होगा, आरओसी जब सर्टिफिकेट इशू करेगा और उसके 30 दिन के अंदर अंदर। फोर्थ केस अपना क्या है, ये अपना इंपॉर्टेंट केस है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं अपन, इसमें सेक्शन 13 लगेगा क्योंकि इसमें एमओए भी अपने को ऑल्टर करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, आरडी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इनकॉर्पोरेशन 24 के अंदर और ऑल्टर्ड एमओए की कॉपी, प्रपोज ऑल्ट्रेशन जो भी अपन करना चाहते हैं वो, बीआर की कॉपी और कॉपी अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी, क्रेडिटर और डेटर्स की लिस्ट अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये ऑल्ट्रेशन को अपने को 2 न्यूज़पेपर में देना है, एक तो इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर में। ये अपने को एडवर्टाइजमेंट अपने को इनकॉर्पोरेशन 26 में करना है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट और आरडी क्या करेगा, विद इन 60 डेज के अंदर एक एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी, उसके 60 दिन के अंदर एक अप्रूवल दे देगा। वो अप्रूवल देने से पहले अपने डेटर और क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स की कंसेंट भी लेगा। अब आरओसी को अपने को नोटिस देना, नोटिस के अंदर अपने को एसआर की कॉपी, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरडी की अप्रूवल की कॉपी, ऑल्टर एमओए की कॉपी, ये सब अपने को 30 दिन के अंदर अपने को ये तीनों काम करने हैं। इनकॉर्पोरेशन 28 फॉर्म अपना रहेगा। इफेक्टिव कब होगा, जब आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज में अपने को ऑल्ट्रेशन करना है, तो इसमें अपने को दो केस ध्यान रखने, एक तो नॉर्मल सिचुएशन और एक एबनॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में अपना क्या सेक्शन 13 लगेगा, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो अपना बेसिकली अपना एमओए भी चेंज होगा। ठीक है, सेक्शन 13 अपने को एसआर पास करना पड़ेगा, आरओसी को एक नोटिस देना पड़ेगा, उसमें कॉपी ऑफ एसआर, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए, ये अपने को 30 दिन के अंदर अपने को आरओसी को सर्टिफिकेट नोटिस देना। इफेक्टिव कब हो जाएगा, जब आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा 30 दिन के अंदर, विद इन आफ्टर 30 डेज ऑफ चेंज। ठीक है, अब अपना एबनॉर्मल सिचुएशन। एबनॉर्मल सिचुएशन मतलब जब अपन कोई भी अपना पैसा वगैरह जो फंड से रिलेटेड, शेयर मार्केट वगैरह इस सब से रिलेटेड अपन कोई भी काम करते हैं, तो वो अपना एबनॉर्मल सिचुएशन है। इसमें भी अपना सेक्शन 13 लगेगा, इसमें अपने को एसआर पास करना पड़ेगा, लेकिन वो पोस्टल बैलेट से होगा। अब अपने को इसका पब्लिकेशन दो न्यूज़पेपर में करना है, एक तो वर्नाकुलर में और एक इंग्लिश में। कंपनी की वेबसाइट पे भी अपने को डालना है। अपने को एक शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा कि अपन ने टोटल अमाउंट रेज कितना करा था प्रोस्पेक्टस से, और उसमें ऑब्जेक्ट में अपन ने कितना यूटिलाइज करा और कितना अमाउंट अपना अनयूटिलाइज रहेगा। फिर अपना ऑल्ट्रेशन अपन ने क्या करा ऑब्जेक्ट क्लॉज में, और अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। अपने को एक डिसेंटिंग शेयर होल्डर को अपने को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि उनको या तो उनको पैसा रिफंड करो, जो भी प्रमोटर है वो रिफंड कर देगा उनको पैसा। अब अपने को आरओसी को एक नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस के अंदर अपने को एसआर देना पड़ेगा, कॉपी ऑफ एसआर और कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए, और ये अपने को 30 दिन के अंदर अपने को आरओसी को जमा कराना है। इफेक्टिव कब होगा, जब आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। अभी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो एक विंटेज लिमिटेड है वो एक सीसीटीवी मैन्युफैक्चरर है। अब वो क्या करती है, 100 करोड़ रेस करती है इक्विटी से उसकी कंपनी के एक्सपांशन के लिए। अब जो 10 करोड़ जो है वो, अब गवर्नमेंट क्या करती है बाद में कि जो कस्टम होता है कैमरा पे, वो कस्टम को डाउन कर देती है। उससे उसके इफेक्ट क्या आता है कि जो अपना कैमरे का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो उससे अगर अपन इंपोर्ट करते हैं तो अपने को और ज़्यादा फायदा रहता है, अगर इन कंपेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपनी डिसाइड करती है अपन मैन्युफैक्चरिंग बंद करेंगे और अब ये अपना इंपोर्ट करेंगे। और जो बाकी का अनयूटिलाइज अमाउंट है वो कंपनी डिसाइड करती है कि इससे अपन एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सब चेंज कंपनी कैन डू सो, कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन उसको ये जो अबो प्रोसीजर है एबनॉर्मल सिचुएशन वाला, ये कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी ऑल्ट्रेशन कर सकती है। नेक्स्ट अपना है ऑल्ट्रेशन इन एओए। अगर अपने को एओ में कोई ऑल्ट्रेशन करना है तो अपन कैसे करेंगे नेक्स्ट। तो सिंपल, सबसे पहले अपना प्रोसीजर है, सेक्शन 14 एप्लीकेबल हो गया है, ऑल्ट्रेशन इन एओए। एसआर पास करना पड़ेगा, फिर अपने को एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अप्रूवल के लिए। फिर अपन आरओसी को एक नोटिस देंगे इनकॉर्पोरेशन 27 के अंदर, उसके अंदर अपन एसआर की कॉपी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल और ऑल्टर एओए देंगे विद इन 50 डेज ऑफ चेंज। इफेक्टिव कब हो जाएगा, जब आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। नेक्स्ट सेक्शन का वेट करें, ये सारे सेक्शन अपने पूरे हो गए हैं। सेक्शन 6 से अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।